Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Hello and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic stocks decline 1%. Sensex closes below 57,300. Nifty settles near 17,100 level. Rupee weakens 30 paisa against the US dollar to trade beyond 75 rupees per dollar mark. Global shares log losses and Brent crude prices rise above $90 per barrel. सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 57,300 के नीचे आ गया और निफ्टी 17,100 के करीब हुआ बंद। रुपए पे डॉलर के मुकाबले 30 पैसे की गिरावट आई, पहुंचा 75 रुपए प्रति डॉलर के स्तर से नीचे और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1% की गिरावट में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 57,300 के नीचे आ गया और निफ्टी 17,100 के करीब बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1% की मंदी से 581 अंक कम होकर 57,277 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.97% की गिरावट से 168 अंक कम होकर 17,110 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख रहा। BSE मिड कैप सूचकांक 1.05% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.82% गिरकर बंद हुए। The Sensex and the Nifty today tumbled around 1%. Both stocks declined amid negative cues from global equity markets. The Sensex closed below 57,300 and the Nifty ended near 17,100 level. The BSE Sensex plunged 581 points or 1% to settle at 57,277 and the NSE Nifty lost 168 points or 0.97% to finish at 17,110. In the broader market at the BSE, the mid cap declined 1.25% and the small cap index ended 0.82% down. In the Sensex pack, shares of 9 companies climbed while 21 fell. Axis Bank and SBI were the top gainers as they surged 2.8% each, followed by Maruti, which added 2.5%. Kotak Bank gained 2%. On the other hand, HCL lost 4.2% and Tech Mahindra declined 3.7%. Dr. Reddy's Lab fell 3.4%, while Wipro and TCS both slipped 3.2%. Sectorally, 2 indices gained and 16 indices declined. BankX climbed 1% and Auto Sector Index added 0.4%. On the other side, IT Sector Index plunged 3.1% and Tech tumbled 2.8%. Consumer durables fell 2.6% and healthcare slipped 1.8%.
The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,422 companies gained while 1,946 fell. Shares of 87 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे की गिरावट से 75 रुपए प्रति डॉलर के स्तर से नीचे आता हुआ 75 रुपए 7 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.57% की भारी वृद्धि से 97.03 पर था। डॉक्टर शर्मा, आज हमने देखा कि बाजार में खासी गिरावट आई है। एक समय तो 1,500 के करीब तक गिर गया था सेंसेक्स, लेकिन फिर कुछ रिकवरी हुई जिसके चलते क्लोजिंग में 580 पॉइंट्स के करीब हमने गिरावट देखी है सेंसेक्स में। कैसे देखते हैं आप इस गिरावट को, खासकर ये देखते हुए कि सभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो गिरे हैं? कौन सा फैक्टर है जो प्ले कर रहा है बाजारों की धारणा पर? जी सोनू जी, क्योंकि आज बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो ग्लोबल फैक्टर्स जो मार्केट के फेवरेबल नहीं है, और दूसरा जो ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी आज, जिसकी वजह से काफी वॉलेटिलिटी हमने देखी है। जैसे आपने बताया कि 1500 अंक तक जो बीएसई सूचकांक है वो गिरा था, लेकिन बाद में रिकवर हुआ, फिर थोड़ी गिरावट आई तो वापस फिर रिकवर हुआ। तो ये वॉलेटिलिटी पूरा दिन मार्केट्स में बनी रही। इसके पीछे जो कारण है, मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो यूएस का फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन है कि वो जल्द ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, मार्च में वो इंक्रीज करना शुरू कर सकते हैं। तो वो एक मेजर फैक्टर बना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं यूएस में तो उसका सीधा असर जो है ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर पड़ता है, जिससे कि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो जाती हैं और स्टेबल होने में कुछ समय लेती हैं। और दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं यूएस में, और डॉलर भी मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट आता है। और जो इसके अलावा जो फैक्टर्स जैसे कि ये इन्फ्लेशन जो है काफी 40 इयर्स हाई अभी यूएस में है, जिससे कि उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इतना तेजी से बढ़ता है तो वो पूरे विश्व की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी एक चैलेंज बन जाता है, और खासकर जो यूएस में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है उसके लिए भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है लॉन्ग टर्म में। और जो इसका तीसरा कारण रहा वो कोविड रिलेटेड जो न्यू वेरिएंट्स की वजह से जो हर रोज अभी काफी दिनों से 25 लाख से ऊपर के केसेस आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसका भी एक सीधे तौर पे, क्योंकि डिमांड को इम्पैक्ट होगा तो वो एक असर देखने को मिला दुनिया भर के बाजारों में। और चौथा जो कारण मैं समझता हूं कि जिसकी वजह से काफी डिमांड भी इम्पैक्ट रहेगी और जिसका ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर काफी असर है, उसकी वजह से जो टेंशन्स है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, उनका भी कुछ असर देखने को मिला है मार्केट्स में। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट था काफी वीक रहा है। तो सभी ग्लोबल फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वो उनमें कोई ऐसी वरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है आईएमएफ के द्वारा जो प्रोजेक्शंस आई हैं, लेटेस्ट प्रोजेक्शंस, उसमें भी 9% का ग्रोथ रेट दिया गया है, जो कि बहुत ही कंपेटिटिव है, टॉप 10 इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। तो हमारी इकोनॉमी ग्लोबल चार्ट्स में बहुत ही प्रोमिनेंट है। और दूसरा फैक्टर जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें कुछ तेजी से गिरावट दिखाई गई है। पहले ये 5.5% के ऊपर का अनुमान था, अभी थोड़ा कम किया गया है। तो सीधे तौर पे जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके ऊपर जो न्यू वेरिएंट्स हैं जिनकी वजह से काफी डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट है, और आने वाले टाइम में और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो उसी वजह से मार्केट्स काफी कॉशियस अप्रोच में दिखाई दी और काफी वॉलेटाइल भी रही, जो वॉलेटिलिटी बाद में भारत के बाजारों में कुछ हद तक stable होते हुए दिखाई दी। Dr. Sharma, you mentioned, and we also read in the news that the global factors, negative global cues have affected the Indian market, especially the US Fed's announcement that indication that, there might be 4 rate hikes. Now that is, and also the fact that US Fed has indicated, that their focus will be on containing inflation. Now that may be good for the dollar, but it's going to be bad for bonds, equities and emerging markets like India. Given that scenario, how will it impact the
FPI investments. Do you think, like in January, we saw that there was a big outflow of, FIIs from India investment. Will that continue? How will that impact the foreign institutional investors in, investment in India? I don't see any negative impact on the Indian market because Indian economy is so strong and government has undertaken a lot of reforms during the last 18-19 months, which are very, very beneficial for each and every segment of the economy. Though liquidity drives the markets, but ultimately the fundamentals should also be strong. So that we have in our economy in each and every segment, like we are now becoming more and more prominent in the agriculture economy also. We posted the good number during the pandemic period also. So agriculture sector is a major support to create demand in the economy, and government is providing so many reforms for the small businesses also, then the NBFCs, then for construction and real estate, and there is a national infrastructure pipeline to move forward to create more and more opportunities for the investors. And all these factors are very, very beneficial for the Indian economy to move forward. So that's why I believe fundamentals are strong. But the global markets, global liquidity and global economy on some issues related to new variants, then the decision of the Fed to increase the interest rates, then like shrinking demand, because now the global growth earlier was projected at for the whole year in 2021 5.9%, but now for the 2022 the global growth is projected at 4.4%. So that's why some impact will be there on the demand throughout the world because of the new variant. But in India, I believe the growth will remain intact, and we will post a more than 9% growth rate for the current financial year, which is projected by the prestigious organization इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. बहुत बहुत आपने अच्छा हमें एक विश्लेषण दिया जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है उसका और जो चैलेंजेस हैं. हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ. सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ. ओ तो ये बात है. हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया. बड़े भैया छोटे. भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. डॉक्टर शर्मा, ब्रेक में जाने से पहले आप हमें बता रहे थे कि भारत के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं और उसके क्या क्या पहलू हैं, और रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है वो सरकार की चली है पिछले 18 से 20 महीने में कोविड काल में, आत्मनिर्भर भारत और बाकी जो रिफॉर्म्स आई, जिनके चलते हमने देखा है कि हमारे जो मैट्रिक्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहे हैं, इकोनॉमिक रिबाउंड स्ट्रांग रहा है. अभी जो एक मेन सरकार का जो एनुअल स्टेटमेंट होती है जो हमें एक इंडिकेशन देती है कि सरकार का पूरे जो साल है उसमें क्या उनका रूपरेखा रहेगी, उनके योजनाओं की और उनका थ्रस्ट क्या रहेगा, वो है बजट. अगले मंगलवार ही बजट की डिक्लेरेशन होने वाली है. सो आपसे हम जानना चाहेंगे बजट से आपको क्या आशाएं हैं और कितने हद तक आपको लगता है कि बजट आएगा तो शायद वो एक बूस्टिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है बाजार के सेंटिमेंट के लिए. जी बिल्कुल सोनू जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बजट एक पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो पूरी इकोनॉमी को पूरे वर्ष के लिए ड्राइव करता है. और बजट की जो योजनाएं होती हैं वो हर एक सेगमेंट में एक अच्छा एक अच्छी दिशा लेके आती हैं हर एक साल. तो इस साल भी हमें उम्मीद है कि सरकार बहुत अच्छा बजट पेश करेगी. लास्ट ईयर भी जो बजट था वो कोविड काल के दौरान पेश हुआ था, जिसमें सरकार ने खास फोकस जो था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखा और एलोकेशंस बहुत तेज गति से बढ़ाई थी. मोर देन 100% की इजाफा हमने देखा था. और दूसरा, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी के साथ 35% का बढ़ोतरी थी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में 4.5 लाख करोड़ के
ऊपर इंक्रीज किया गया था। 5.5 लाख करोड़ का मतलब जो दिया गया था पूरा जो प्रपोजल्स थे। और सरकार का जो फोकस रहा था वो एमएसएमई सेक्टर के ऊपर एक मेजर फोकस था। और इस साल भी हम सोचते हैं क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है वो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है इकोनॉमी का, जिसका कंट्रीब्यूशन कोई लगभग 30-31% है। और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है और बढ़ेगा, क्योंकि एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है दूसरे कंट्रीज में, खासकर एडवांस्ड इकोनॉमीज में मोर देन 50% है। तो इधर भी हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे सरकार का फोकस एमएसएमई के ऊपर और बढ़ेगा तो एमएसएमई की पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी, जिससे कि एमएसएमई और रोजगार के संसाधन पैदा करेंगे, क्योंकि एमएसएमई के पास काफी स्कोप है अपनी फैक्ट्रीज में वर्कफोर्स को डिप्लॉय करने का। और जो हमें उम्मीद है, जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार का खास फोकस रहता है हर एक बजट में, तो इस साल भी सरकार फोकस करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत तेज गति से बढ़े हैं। मोर देन 40% का इजाफा एक्सपोर्ट्स में हुआ। और इस साल भी हम सोचते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट्स में अच्छी माहिरियत कर लेते हैं, क्योंकि हम एक फूड इकोनॉमी है, हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारा जो न्यू हाइज होते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, तो उनको अच्छे से हम अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस कर पाते हैं, अपनी एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी को इंक्रीज कर पाते हैं, तो हमारे देश में काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट और भी क्रिएट हो सकता है। तो ये जो एक्सपोर्ट टारगेट है फूड प्रोडक्ट्स में, वो आने वाले टाइम में $100 बिलियन तक का होना चाहिए, जो अभी 40 और 50 बिलियन डॉलर के बीच में है। और आगे हम सोचते हैं कि सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे उसका फ्रंट लोडिंग सरकार करे, तो जिससे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगी तो रोजगार के और ज्यादा से ज्यादा संसाधन पैदा होंगे। और टैक्सेज में हम सोचते हैं कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिससे कि डिमांड और इंक्रीज हो। डिमांड इंक्रीज होने से लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें बढ़ोतरी आएगी। पीपल विल बी एबल टू डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर फैक्ट्रीज। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छी गति आती है। वो तब हो पाएगी जब लोगों के हाथ में इनकम बढ़ेगी। और इनकम बढ़ाने के लिए सरकार को थोड़ा सा टैक्सेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कि जो खासकर इंडिविजुअल्स के लिए जो टैक्सेस है, जैसे कि हाउसिंग में जो 2 लाख के ऊपर जो छूट दी जाती है इनकम टैक्स में, उसके साथ ही कुछ और रियायत भी दे दी जाए। जो प्रिंसिपल अमाउंट व्यक्ति पे करता है उसके ऊपर भी अगर जो अभी 1.5 लाख तक की मिलती है उसको बढ़ा के 2 लाख तक हो जाए, तो वो भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, जिससे कि लोगों को उनकी इनकम में इजाफा होगा और वो मार्केट में और इकोनॉमी में और स्पेंड करेंगे। तो और जो इंडस्ट्री के लिए हम समझते हैं कि जो एमएसएमईज के लिए सरकार ने पहले रिफॉर्म्स की, जो कॉर्पोरेट के लिए जो टैक्सेस थे, जो कॉर्पोरेट टैक्स था कम करके 25% इफेक्टिव रेट तक लेके आए, और नए जो कारोबारी हैं उनके लिए 17% तक आ गया था। तो हम समझते हैं कि जो एमएसएमईज में बहुत सारी एलएलपी फर्म्स हैं, जो प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं, उनको अभी भी 30% से ज्यादा का टैक्स देना पड़ता है। तो सभी भी उसी के एम्बिट में आए, जिससे उनको भी जो टैक्स कम हुआ है उसका लाभ मिल सके। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो जिनको हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये बजट को अच्छी गति दे सकते हैं और इकोनॉमी एक आगे हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में sustain कर सकती है। Well, Dr. Sharma will know on next Tuesday, whatever you have pointed out, the points that the government should be keeping in mind, will know by next Tuesday, when the finance minister presents her budget. But coming back to one of the other story that we did today about the rupee weakening. Yeah. Now with the Fed announcement and the oil prices that are going up every day, it's adding pressure on the rupee. So do you think, and it's expected to lose further, so will the RBI step in to cushion the rupee's fall? Do you think it will continue to buy dollars to cushion this fall in the rupee? I think the fall in rupees because of the global volatility and strengthening of the dollar in the global market, dollar index is strengthening. But there is no weakness in the Indian economy in the fundamentals, because this is only because of the capital outflow. Because now markets are volatile and markets is witnessing significant deceleration day after day. So that's why that outflow of the capital is creating weakness in the rupee. But this is temporary. As and when market recovers, the rupee will again become strong, and because our growth projections, our fundamentals, and our all indicators are moving in the right direction, and in the export segment particularly, we are
at $300 billion in the first 9 months, which is a great growth trajectory achieved in the export segment. So on the trade side, trade deficit side, we have no worry. But because of this volatility, rupee is facing some weakness. We'll continue with this discussion and market mantra. Time for a short commercial break. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। बहुत ब्रीफली आप कह सकते हैं कि हमें बता सकते हैं बहुत ही ब्रीफली कि बाय द डिप्स का जो एक थंब रूल होता है, क्या वो अभी की सिचुएशन में अप्लाई होता है, क्योंकि बाजार काफी नीचे आ गए हैं लेकिन अनसर्टेनिटी भी है। जी बिल्कुल सोनू जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि बाय ऑन डिप्स का अभी भी रूल है, अभी इंटैक्ट है, अभी एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं ये साथ ही खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बाय करना चाहिए। अगर वो ये शॉर्टर टर्म गेम्स के ऊपर जाएंगे तो फिर मार्केट में थोड़ा अभी रिस्क है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बहुत अच्छी है और जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको स्टेप्स में रखना चाहिए, एक ही बार में पूरा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, क्योंकि मार्केट्स ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से मार्केट्स और डिसलेरेशन देख सकती हैं। तो स्टेप्स में अगर बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म व्यू तो उनको और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो मार्केट से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। Moving on, Air India has been officially handed over to the Tata Sons Limited. The Tata Group takes over the management and control of the airline. The transaction covers 3 entities, Air India Express and AI SATS. The Civil Aviation Minister Jyotiraditya Sindhya today said it is indeed noteworthy that the disinvestment process of Air India has been brought to a successful conclusion in a time-bound manner. He said this proves the government's ability and the resolve to carry out disinvestment effectively in non-strategic sectors in the future. The Department of Investment and Public Asset Management Secretary Tuhin Kant Pandey said the strategic disinvestment transaction of Air India successfully concluded today with transfer of 100% shares of Air India to Thales Private Limited along with management control. He said a new board led by the strategic partner took charge of Air India. Dr. Sharma, like we just said, it's a very successful example of disinvestment. Do you think it's a good sign and encouragement for the government's disinvestment program, which has been rather slow and erratic till date? Yeah, you are right, because in the disinvestment segment, we are not that much strong during the financial year because we had targeted 1.75 lakh crore disinvestment during the current financial year, but we only materialized 10 lakh crore. So that is 10,000 crore. So that is not in sync with the fundamentals of the Indian economy. So we have to move forward with a great disinvestment program so that resources are mobilized for the educate expenditure and investments in the country and to facilitate more and more employment opportunities for the growing young population. So this is a great move. I think this will build the confidence and sentiments of the businesses and the government to move forward to make the enterprises more and more profitable and more and more contribution in the growth of the Indian economy to become a size of $5 trillion in the coming times. जी, और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। यूएस फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से अपनी नीति कड़ी करने की योजना का संकेत देने के बाद एशियाई शेयर बाजार आज लगभग 15 महीनों के अपने न्यूनतम स्तर तक लुढ़क गए। एशियाई बाजारों में ये गिरावट अमेरिका में छोटी अवधि वाले बॉन्ड की ब्याज दर 23 महीनों के उच्चतम स्तर तक पहुंचने और अमेरिकी डॉलर में मजबूती दर्ज होने के बीच आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3.5% लुढ़क गया और जापान के निक्केई सूचकांक में 3.1% की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 2% के नुकसान में रहा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 1.8% की मंदी दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% की गिरावट में रहा।
यूरोपीय बाजारों की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था। जर्मनी का डैक्स 0.5% के नुकसान पर था और फ्रांस के कैक में 0.2% की गिरावट थी। हालांकि लंदन का फुटसी 0.5% की बढ़त पर था। Moving on to the U.S. market, the S&P 500 ended lower yesterday, pairing early gains after the U.S. Federal Reserve released its statement at the conclusion of its two-day policy meeting. All three major U.S. stock indices gyrated wildly in the final minutes of a session that ended with the Dow joining the S&P in negative territory and the Nasdaq managed to close with a nominal gain. The Dow Jones Industrial Average fell 0.4% and the S&P 500 slipped 0.2%, while the Nasdaq Composite Index ended almost flat. Dr. Sharma, very briefly, like we've been discussing the U.S. Fed's announcement or indication of rate hikes, do you think the RBI will follow suit and announce it in after its coming, quarterly meeting? No, I don't see any move from the RBI side that RBI will also start increasing the interest rate, because we are a different economy and US is the most advanced economy and the largest economy in the world economic system. But in our country, we have to support demand and we have to create employment opportunities, and liquidity is a major factor for the business sentiments. So I don't see that RBI will also adopt the same move. RBI will wait and watch, because now inflation is coming under control. In the next 2-3 months, inflation is expected to be benign in the thought process of the RBI. So going forward, I believe the policy rates in India will remain same for adequate period as and when we create a strong demand in the economy and to create strong business sentiments to move forward with more and more production possibilities. हालांकि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार एक इन्फ्लेशनरी दबाव डाले हुए हैं। अनुभव बताएंगी क्या है लेटेस्ट फिगर्स? Right, Sonu. So oil today extended gains to 7-year highs as the Ukraine crisis outweighed signs that the U.S. Federal Reserve will tighten monetary policy. Brent crude prices rose around 1% to trade above $90 per barrel. In intraday trade, Brent crude was trading around $90.70 per barrel, while WTI crude prices were at $88.10 per barrel. Dr. Sharma, like Sonu rightly just now said, that oil prices are, weighing on the minds and it's playing havoc. So you just mentioned that inflation here in India is coming under control. But if oil prices continue to rise the way they are rising, it's going to play party pooper, so to speak, and affect inflation. Considering the growth figures provided by the IMF, I don't see that oil prices will sustain in the higher and higher trajectory. I believe oil prices will subside in the coming weeks, and there should not be any further impact on the inflation side from the prices of the crude oil. आइए अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 655 रुपए की गिरावट से 48,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 1,415 रुपए लुढ़क कर 62,630 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी गिरावट का रुख था। सोना मंदी के साथ $1,812.50 प्रति आउंस पर और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $23.20 प्रति आउंस पर थी। आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी, क्या लगता है आपको आगे चलकर सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, मैं घटने की बात तो नहीं सोचता हूं, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, ग्रोथ है, अभी स्ट्रांग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत तेजी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी फेड ने जैसे अनाउंस किया है कि मार्च से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा डॉक्टर शर्मा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks declined 1%. Sensex closes below 57,300. Nifty settles near 17,100 level. Rupee weakens 30 paisa against the US dollar to trade beyond 75 rupees per dollar mark. Global shares log losses. And Brent crude price rise above $90 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, this is Sonu Sood and Anubha saying bye-bye. Namaskar. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की
बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra